नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार तनाव दोनों देशों की सीमाओं पर जारी था, 1200 वर्ग मील की सीमा है दोनों देशों की आपस में मिलती हुई, और इसमें जिस तरह से तनाव लगातार बना हुआ था पिछले 2 महीने से, तमाम राजनीतिक उठापटक हुई और उसके बीच में अब रूस ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किनारे रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय नियमों को एक किनारे रखते हुए हमला बोल दिया है यूक्रेन में। और इस पूरे हमले के दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूसी गोलाबारी में 7 लोगों की जान चली गई है। रूसी हमले में अब तक 9 लोग घायल हुए। इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी कि 50 रूसी मारे गए हैं। साथ ही 9 यूक्रेन नागरिकों के भी मारे जाने की यहां पर खबरें सामने आई और यूक्रेन में रूस की थल सेना घुस चुकी है। बॉर्डर गार्ड्स ने दावा किया है इसके संबंध में। पूरी तरह से अपडेट यूक्रेन की तरफ से भी सामने आ रहा है कि हां, हमला हो रहा है और लगातार राजधानी को भी निशाना बनाया गया और उसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान लगातार हुआ है। और ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी, न्यूज एजेंसियों ने भी तमाम तरह के दावे किए हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि लुहांस्क में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि हम पर 3 तरफ से, यानी रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। क्रीमिया, मैं आपको याद दिला दूं, क्रीमिया वही देश है जहां पर क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था और बहुत ही विवादित जमीन इसको माना जाता है विश्व के अंदर भी। और साथ ही क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी, जेटोमिर, ये तमाम वो इलाके हैं जो आसपास के प्रांत हैं और यहां पर सबसे ज्यादा अलगाववादी घटनाएं लगातार यूक्रेन की सीमाओं में घटती रही हैं। बहुत ही संवेदनशील जगह रही है यूक्रेन के हिसाब से और इन्हीं सीमाओं को लेकर रूस सबसे ज्यादा उत्साहित रहा है। और इसी के आधार पर वहां के अलगाववादियों के समर्थन में रूस ने इन 2 प्रांतों को पूरी तरह से अलग देश की संज्ञा दे दी थी, जिनमें दोनेस्क और लुहांस्क हैं। इन दोनों प्रांतों को मिलाकर एक देश की संज्ञा दे दी थी 2 दिन पहले ही। और रूस की संसद ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि हमले की पूरी आजादी है। और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सामने आते हैं। उन्होंने यह दावा कर दिया कि जो भी इस युद्ध के बीच में आएगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको यहां पर सबसे पहले प्राइम न्यूज के जरिए बताते हैं, जहां पर रूसी अटैल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहां के राष्ट्रपति हैं और आपको बताएं, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, मतलब झुकेगा नहीं और रूस के सामने हम नहीं झुकने वाले, यह राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है। यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला है। रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 2 टूक भाषा में बिल्कुल साफ कर दिया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले रात में अमेरिका को संबोधित किया था, तब भी प्राइम न्यूज ने तुरंत आपको अपडेट दिया था कि इस तरह के वित्तीय प्रबंध यहां पर लगाए गए। रात में 1 बजे प्राइम न्यूज ने भी सबसे पहले आपको अपडेट दिया था कि जिस तरह से वीव और मिलिट्री बैंक पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामने आकर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि 5 से 6 बैंकों के ऊपर हम वित्तीय प्रबंध लागू कर रहे हैं। अब किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा रूस के साथ। और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने भी सामने आकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा रूस की कमर को तोड़ दिया जाएगा। जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत रूस मानता हुआ आया है, हम इतने प्रतिबंध लाद देंगे अब रूस के ऊपर कि वो ना तो किसी तरह की खरीदारी विश्व के साथ कर पाएगा, ना ही हथियारों को उन्नत बना पाएगा, और तो और जरूरत के जो सामान होंगे उसके लिए तरसा देंगे हम रूस को। तो यह बड़ा बयान माना जा सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट की तरफ से यह बयान आया है। और निश्चित रूप से अगर इस तरह के महायुद्ध को पुतिन ने छेड़ा है तो बड़ा अंजाम अब पुतिन को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम देश सामने हैं। जो एम्बेसडर्स दिल्ली में हैं, जो राजदूत यूक्रेन के दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ी देर पहले अपील की है कि वो तुरंत दखल दें। बहुत बड़ी छवि मानी जाती है प्रधानमंत्री मोदी की, और जिस तरह से हमेशा सच्चाई का साथ हमारे देश ने दिया, तो ये छवि उसकी है। विश्व के तमाम देश मानते हैं कि जब भी कुछ गलत कहीं पर होता है तो भारत ने हमेशा सही का साथ ही दिया है। तो विदेश नीति के हिसाब से भी यहां पर यूक्रेन के एम्बेसडर ने भारत से गुहार लगाई है और यह साफ तौर पर मांग की है कि आपको दखल देना चाहिए और ताकि हमारे नागरिकों की जान बच पाए। लेकिन सबसे मजबूत पक्ष यही कि जिस तरह से अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रात में जाकर मुलाकात की थी और सीरिया ने अपना समर्थन दिया, चीन ने अपना समर्थन दे दिया है, उत्तर कोरिया ने अपना समर्थन, ये जो समर्थन है ये रूस को मिला है। अगर हम रूस के गुट की बात करें तो देखिए, रूस एक तरफ खड़ा है, उसके साथ अगर हम देखें अजरबैजान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की थी, समर्थन दिया था, इसके साथ साथ सीरिया ने अपना समर्थन दिया था, इसके साथ ही चीन ने भी अपना समर्थन दिया है, उत्तर कोरिया ने भी अपना समर्थन दिया। तो जो लगातार बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी राष्ट्र रहे हैं, उन्होंने अपना समर्थन रूस को दिया है। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो अमेरिका भी है, एक तरफ यूरोपीय यूनियन भी है।
अब आपको एक और बड़ी खबर हम यहां पर बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और ये हेल्पलाइन नंबर सबसे पहले प्राइम न्यूज के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है, +911123012113 +911123014104। इसके साथ ही एक और तीसरा नंबर जारी किया गया है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, +911123017905। ये तीनों नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है और जिस तरह से विदेश सचिव ने भी सामने आकर स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, तो प्राइम न्यूज ने भी आपको सबसे पहले अब से 20 से 25 दिन पहले अपडेट दिया था कि भारत सरकार ने भी आग्रह किया था भारतीय नागरिकों से कि तुरंत तत्काल प्रभाव से यूक्रेन को छोड़ दीजिए। और उन छात्रों को भी बताया गया था, लगभग 20,000 मेडिकल के छात्र यूक्रेन में अपनी पढ़ाई करते हैं, उन पर भी लगातार यह कहा गया था भारत सरकार की तरफ से कि अगर आपका विश्वविद्यालय अनुमति नहीं देता है तब भी आप छोड़ दीजिए। वॉर 3.0 नाम दिया है हमने इसको, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है। अगर आपने देखा होगा, पहले विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बीच में एक शीत युद्ध का दौर आया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध प्रत्यक्ष रूप से अब तक नहीं लड़ा गया। लेकिन अब इसकी परिणति माना जा रहा है कि रूसी हमले में अब तक जिस तरह से 9 लोग मारे गए हैं और लगभग 50 रूसियों को मारने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि किसी भी न्यूज एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा सामने आ रहा है। भारत सरकार ने भी हेल्पलाइन जारी कर दी है और यह हेल्पलाइन के नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं कि इन पर आप फोन कर सकते हैं और आप मदद मांग सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और आपको सीधे मदद यहां पर मिलेगी। डरने की जरूरत नहीं है। अपने हर एक नागरिक की रक्षा भारत सरकार करने में सक्षम है। एयरलिफ्ट जिस तरह से शुरू किया गया था, एयर इंडिया का विमान गया था और रात में 10:30 बजे वो विमान लेकर दिल्ली आया था 242 नागरिकों को। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर अभी हालांकि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है यूक्रेन में। यह बिल्कुल ताजा अपडेट हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं प्राइम न्यूज के जरिए कि एयरपोर्ट को यूक्रेन में बंद किया गया है क्योंकि मिसाइलों को दागा गया है यूक्रेन में। राजधानी कीव में हमला हुआ है, इसके साथ ही बॉर्डर पर हमला हो रहा है, तो किसी विमान को निशाना ना बना लिया जाए, इसलिए एयरलिफ्ट को भी भारत सरकार ने रोक दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए हैं। जरूरत पड़ेगी तो तुरंत भारत सरकार इसमें एक्शन लेगी और जिस तरह की मदद यूक्रेन की तरफ से मांगी गई है, अमेरिका ने भी अपनी तमाम तकनीकी मदद को यहां पर दिया है। $मिलियन में यहां पर मदद यूक्रेन को दी गई है अमेरिका की तरफ से। कनाडा ने भी अपनी मदद दी है। इसके साथ साथ अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो उसमें ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने अपनी मदद दी है। जो 3 तरफ से हमला हुआ है यूक्रेन में, यह रूसी सेना को अगर आप देखेंगे तो जब सोवियत संघ हुआ करता था उससे अलग होकर लगभग 14 देश अलग हुए थे और उसी को लेकर ही अब तक पुतिन के मन में यह कहीं ना कहीं टीस है कि हमको इन राष्ट्रों पर अपना स्वामित्व दिखाना है, क्योंकि इसकी जो स्वामित्व का जुड़ाव था वो अधिकतर रूस के साथ ही रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों का दखल यहां पर पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये तमाम नेताओं के बीच की इच्छा शक्ति का युद्ध कहा जा सकता है, राजनीतिक युद्ध इसको कहा जा सकता है और नागरिकों का इसमें नुकसान होगा, पूरे विश्व का नुकसान होगा। और इस पर और अधिक जानकारी, बातचीत के लिए और अधिक नुकसान का आकलन करने के लिए किस तरह की भारत सरकार की रणनीति हो सकती है, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ पंकज वानखेड़े दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही नंदन मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ पवन दीक्षित यहां पर देहरादून जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पंकज आपके पास आते हैं। जिस तरह का अपडेट लगातार सामने आ रहा है, मतलब संसद की तरफ से ऐलान तो हो चुका था रूस की तरफ से कि आप हमला कर सकते हैं। पुतिन ने जो अभी एक बड़ा बयान दिया है कि दूसरे देश दखल ना देने पाए, मतलब अमेरिका और नाटो को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। किस तरह के हालात है अभी? बिल्कुल, देखिए आलोक, अगर ये चुनौती बात करें तो बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है और नाटो के लिए। तो सही कहा था, क्योंकि लगातार रूस इस बात को कहता आया है कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में दखल ना दें। अर्थात कहने का मतलब ये कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हमें देश अलग करना है तो हम कर रहे हैं, उसको आप हस्तक्षेप ना करें। और साथ ही अमेरिका को साथ किया है और सिखाया है कि आप इस तरह गलती ना करें जिसकी वजह से हम आप पर आक्रमित हो जाए या हमला कर दे। तो साफ कहा है कि बड़ी शक्ति रूस है और रूस जो चाहता है वो करेगा। अगर आप नाटो जैसी संस्था से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप रूस तमाम कंट्री को, तो हम इसके साथ आपके साथ तैयार नहीं हुए। यूक्रेन को लेकर लगातार इस बात को साफ करता है। रूस इस बात को जानता है कि अगर यूक्रेन को नाटो में अगर पावर मिल जाता है, मेंबरशिप मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शक्ति उभर के निकल आएगी और कहीं ना बाजू के देश है, पड़ोसी देश है, ज्यादा नुकसान रूस को होगा। इस बात को रूस जानता था, इसलिए रूस ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की है और लगातार अमेरिका भी कह रहा है। और आप देखिए, अगर आलोक, अगर
उसके बाद देखेंगे वो तमाम देशों ने मदद करने की गुहार की है, मदद करने की हाथ बढ़ाई है, जो नाटो को पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, या अगर अमेरिका की बात करें, तमाम ऐसी कंट्रीज है जो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी देश तैयार नहीं है सपोर्ट करने के लिए। भारत भी साफ कर चुका है कि रूस के साथ खड़े हैं, लेकिन नीति है कि वो कहना चाहता है भारत साहब कि आप ऐसी स्थिति बनाइए कि जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो ऐसी स्थिति ना बने, युद्ध की स्थिति ना बने। तो अभी से यूएन भी साफ लगातार यही बात करने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसी स्थिति ना बनाए जिससे युद्ध और तीव्रता से और विश्व युद्ध की तरफ बढ़े। बिल्कुल, जिस तरह से रूस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम तरह के हालात बन गए हैं और इसमें हमारे नागरिक भी वहां पर फंसे हुए हैं। मेरे साथ लखनऊ से यहां पर नंदन जुड़े हुए। तो नंदन, क्या उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भी गुहार लगाई भारत सरकार से और यहां के नागरिक भी वहां पर ज्यादातर फंसे हुए? क्योंकि राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के नागरिकों की बात तो सामने आ रही है कि 20,000 मेडिकल छात्र हैं जो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भी गुहार लगाई है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप लोग मैं बता दूं आपको, जो उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्र हैं जो वहां पे रह के पढ़ते थे, और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो लौट आए। उसमें से एक ऐसे छात्र हैं उत्कर्ष गुप्ता, जिन्होंने लौटने के बाद से बताई है वहां की घटना कि वहां पे जो स्थिति है काफी नाजुक है। हमला होने के बाद से तकरीबन और जो वहां के जो सैनिक है, 40 सैनिक ऐसे हैं जिनको मार गिराया गया है रूसी सैनिकों के द्वारा। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के तकरीबन दर्जनों की संख्या में जो स्टूडेंट है, छात्र हैं जो पढ़ने के लिए वो यूक्रेन गए हुए हैं, वो वहां फंसे हुए हैं। उनके परिजन यहाँ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनके छात्र, उनके बच्चों को उत्तर प्रदेश दोबारा वापस। नंदन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर विश्व की सामने आ रही है इस वक्त। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पीएम मोदी ने आपात बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से राजदूत ने मदद मांगी थी यूक्रेन के, प्रधानमंत्री मोदी से दखल की उम्मीद की थी, और उसी के दौरान अब प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और बैठक में युद्ध के हालात पर चर्चा होगी। क्या भारत का कदम होगा, क्या रणनीति बनेगी? क्योंकि एयरलिफ्ट को अभी रोक दिया गया है। जो तमाम छात्रों को उम्मीद थी भारत से कि एयरलिफ्ट करके एयर इंडिया के माध्यम से उनको उनके स्वदेश पहुंचा दिया जाएगा, उसको मिसाइल अटैक के चलते रोकना पड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जो नागरिक फंसे हुए हैं, हर कोई एक एक सेकंड को इस वक्त काउंट कर रहा होगा। आपको, हमको यहां पर बैठकर ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गंभीर हालात यूक्रेन के अंदर बने हुए हैं। वहीं यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और इसे लेकर प्राइम न्यूज ने रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। हमारे साथ सैन्य विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब। पीके सहगल साहब, जिस तरह से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जिस तरह से आज रूस और यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ, भारतीय नजरिए से आप कैसे देखते हैं? भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना है, क्योंकि साफ तौर पे ये लड़ाई जो है रूस और यूक्रेन के बीच में, अमेरिका ने और नेटो ने साफ तौर पे कहा है कि किसी प्रकार के अपने कॉम्बैट ट्रुप्स को वो यूक्रेन में नहीं उतारेंगे और यूक्रेन को हर प्रकार से वित्तीय सहायता देंगे, आर्म्स एंड एमुनिशन देंगे, वेपन्स देंगे, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और रशिया का मुकाबला कर सके। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमारे बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है अमेरिका के साथ में, रशिया के साथ में, और हम किसी हालत में उनमें दरार नहीं आने देंगे। ऐसे में हिंदुस्तान का स्टैंड न्यूट्रल होगा। हिंदुस्तान साफ तौर पे एक ही चीज़ कहेगा कि हम चाहेंगे कि इस मसले का जो समाधान है वो शांतिपूर्वक ढंग से हो, और वही हमने स्टेटमेंट पेरिस में इशू की है, जर्मनी में किया, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एग्जैक्टली वही रहे। और हिंदुस्तान के स्टैंड में मेरे मुताबिक कोई बर्ताव नहीं आएगा। वास्तव में जो रूस ने किया है वो हाईली कंडेमनेबल है, लेकिन हिंदुस्तान उसको कंडेम नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने तो साफ तौर पर स्टेटमेंट में कहा है कि कुछ रशिया के भी कुछ सिक्योरिटी लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो नेटो और अमेरिका को भी वो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी, जिस तरह से भारत के अगर संबंधों की बात करें, रूस भारत का बहुत पुराना, चाहे रणनीतिक साझेदार करें, सैन्य सहयोगी करें, हर तरह से रूस ने पूर्व में भारत की मदद की है। वर्तमान हालात की अगर बात करें तो भारत का हल्का सा झुकाव कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ है। तो इन दोनों में भारत बैलेंस कैसे कर पाएगा? देखो, अमेरिका को लगता है कि हल्का सा झुकाव अमेरिका की तरफ है। अमेरिका वो कुछ लोगों का कहना है कि रशिया की तरफ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो दो स्टेटमेंट दिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, दोनों की स्टेटमेंट के बाद में पुतिन ने उस स्टेटमेंट की सराहना की है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पुतिन को साफ तौर पे लगता है कि हिंदुस्तान जो है कुछ हद तक उनकी तरफ झुक रहा है। हिंदुस्तान एब्सोल्युटली एंड टोटली न्यूट्रल है। हमने अपने हितों के अनुसार करना है। किसी भी देश के कोई परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज़ नहीं होते।
हिंदुस्तान जो है चाहता है कि एक लीडरशिप रोल अख्तियार करे आने के बाद में, खास करके पेंडेमिक के बाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है और उसके लिए बड़ा लाजमी है कि हम न्यूट्रल रहें। अगर हमने किसी साइड को ले लिया तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप अमेरिकन साइड की तरफ झुकाव हो तो रशिया जो आपकी S-400 डील को में अड़चन डाल सकता है। सकल साहब, यदि पे आपने साफ कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना नहीं है, ऐसी कोई दूर दूर तक बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी जिस तरह से पुतिन ने सीधी धमकी दी है कि यूक्रेन का साथ जो भी देगा, अमेरिका को साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या कोई देश बीच में आता है तो उसके अंजाम जो है बड़े बुरे होंगे और उसको परिणाम भुगतना होगा। ये धमकी का मकसद केवल और केवल एक ही है, ये इंश्योर करना कि कोई दूसरा देश जो है इंटरफियर ना करे। अनफॉर्चुनेटली रशिया ने हिस्ट्री से लेसन नहीं सीखे। हिस्ट्री कहा जाता है कि जो हिस्ट्री से लेसन ना सीखे ही इज कंडेम्ड टू रीलर्न इट। सोवियत यूनियन दुनिया का बहुत पावरफुल नेशन था। दुनिया के उस समय 2 सुपर पावर्स थे, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया तो बड़ी ह्यूमिलेटिंग हार हुई उसकी, और उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई और सोवियत यूनियन टूट गया। आज फिर उतनी बड़ी ताकत के साथ पुतिन ने हमला किया है, ये सोचकर कि वो हर हालत में यूक्रेन के ऊपर काबू कर लेगा अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। अगर यूक्रेनियन फोर्सेस सरेंडर ना करें और यूक्रेनियन नेशन जो एकजुट होकर ये ठान ले कि हम अपने देश के लिए हर प्रकार की कुर्बानी करेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, एक इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, तो बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाएगी और ये इंसर्जेंसी जीत नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर में बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, जिनका साफ कहना है कि इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चुनाव के बाद हो सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएं। कैमरा पर्सन जुबैर राणा के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। इस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी यहां पर जुड़े हुए। तो जिस तरह से नंदन, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भी गुहार लगाई है, उसके बाद पवन मैं आपके पास आता हूं। जी बिल्कुल, यहाँ से गुहार लगाई गई है, उनके परिजनों ने गुहार लगाई है और अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश में दोबारा लाने के लिए अपील की है। और जो विदेश मंत्रालय है उसे विचार कर रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जो यूक्रेन की जो विदेश मंत्रालय वहां से संपर्क में है। और ये अंदेशा, क्योंकि कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जो वापस आ चुके हैं उत्तर प्रदेश, और कई सारे ऐसे छात्र हैं जो आप फंसे हुए हैं, उनको लाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, विदेश मंत्रालय कर रही है लाने के लिए उनको। आलोक, बिल्कुल पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने खुद कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूं और जो भी उत्तराखंड के निवासी वहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाएगा। तो क्या वहां पर जो फंसे हुए नागरिक हैं वो अब भी लगातार बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं या उनको काफी ज्यादा अब भरोसा जगा है कि नहीं हम लोग यहां पर सुरक्षित रह पाएंगे? बिल्कुल आलोक, आपको बता देंगे जिस तरीके से ये मौजूदा हालात पैदा हुए हैं, इसको देखते हुए जिन लोगों के जो बच्चे हैं जो वहां पर यूक्रेन में इस वक्त मेडिकल के स्टूडेंट के तौर पर वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, ऐसे तमाम जो परिजन हैं उनके जो देहरादून समेत उत्तराखंड के तमाम जनपदों में जो लोग निवास करते हैं और ऐसे लोगों के जो बच्चे वहां पर यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को इस समय ये भय सता रहा है कि यूक्रेन में जो हालात, मौजूदा हालात जो पैदा हुए हैं, ऐसे में हमारे बच्चे वतन वापसी कब आएंगे, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इन सभी लोगों को भरोसा जताया है और साथ ही विदेश मंत्रालय से वार्ता की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है और साथ ही साथ जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा भी जो एम्बेसी है, जो यूक्रेन की एम्बेसी है जो दिल्ली में, उनसे भी वार्ता लगातार जारी है और ऐसा भरोसा जताया है। जो लोग, जिन लोगों के परिजन उत्तराखंड में निवास करते हैं, उन परिजनों को भी भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को, जो भी भारतीय नागरिक है या जो उत्तराखंड का जो नागरिक है, उसको यूक्रेन में सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जाएगा और जैसे ही वहां पर जो एयर कनेक्टिविटी बहाल होती है या फिर उसकी संभावनाएं बनती हैं, जो उसको स्पेशल विमान के द्वारा भी देहरादून उत्तराखंड वापस लाया जाएगा। और ऐसे सभी लोगों को ये भी भरोसा दिलाया है कि आप लोग चिंतित ना हो, हम लगातार सरकार उनके संपर्क में है और जैसे ही वहां पर वार्ता होती है और उसके बाद में उन सभी लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को वापस लाया जाएगा। और ऐसे तमाम लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे परिजनों से जिनके बच्चे वहां पर इस वक्त अध्ययनरत है, उन तमाम परिजनों से वार्ता भी की है, उनको भरोसा, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। वही
वही ऐसे तमाम लोग भी हैं उत्तराखंड के, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके बच्चे या फिर जिनके परिजन वहां पर किसी न किसी उद्देश्य से इस वक्त यूक्रेन में है या फिर रशिया में है, उन लोगों को कैसे वापस लाया जाए और उन लोगों का कैसे चिन्हीकरण किया जाए, इसको लेकर के शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आश्वासन भी दिया है कि किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालात भले ही खराब है, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो लगातार भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और प्राइम न्यूज भी आपको पल पल की अपडेट रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में सबसे पहले दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध जैसे हालात के बाद अब यूक्रेन देश से लौटे ललितपुर जनपद की तहसील तालबेहट निवासी डॉक्टर योगेश झा अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत खुश हैं। प्राइम न्यूज ने योगेश झा से खास बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर योगेश झा, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर यूक्रेन से जब वो लौटे तो उन्हें कैसा लग रहा था, वहाँ के क्या हालात थे और घर आने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज चैनल में। डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या लग रहा था जब आप यूक्रेन में थे, पढ़ रहे थे, वहाँ क्या माहौल था? अभी 4 दिन पहले तक तो माहौल बड़ा अच्छा था। जैसे भी अभी क्लासेस चल रही थी वो अपने शेड्यूल से सारी क्लासेस चल रही थी। हम लोग मतलब अभी भी शांतिपूर्ण वातावरण था वहाँ का। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले से जो एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है यूक्रेन में, उसको देखते हुए हम लोग को एडवाइजरी जारी की गई कि सारे बच्चे अपने घर वापस जाएं। यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि आपका यहाँ रुकना भी सही नहीं है। इसलिए जैसे उसके बाद जब आपको घर जाने की अनुमति मिली, आप जब फ्लाइट के लिए गए होंगे तो क्या मन में सोच रहे थे आपको, जो है हमें जल्दी घर पहुंचना है, अपने परिवार वालों के पास पहुंचना है, क्या लग रहा था आपको? जी ये सवाल सही है। और हम लोगों ने सोचा भी कि यहाँ रुकना अब सेफ नहीं है। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को अब अपने वतन वापस लौटना चाहिए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने और यूनिवर्सिटीज़ ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि आप अपने वतन वापस लौट जाएं। और जैसे भी आपका जो एजुकेशनल अभी शेड्यूल चल रहा है वो एज इट इज़ चलता रहेगा आपका। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने आप छात्रों के हित में को ध्यान में रखते हुए ये इतना बड़ा फैसला लिया, मतलब वहाँ से जो भी छात्र हैं उनको निकालने के लिए अपने देश में ला रहे हैं, तो आप क्या लगता है आपको, जो है भारतीय गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? क्या आपकी सोच? जी भारतीय गवर्नमेंट ने हम लोगों का पूर्ण सहयोग किया। पूरा जितनी भी वो फ़्लाइट्स के लिए अरेंजमेंट कर सकते तो उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट किया। इससे ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स अपने वतन वापस लौट पाएँ। लेकिन अभी कल का जो इंसिडेंस हुआ है, कल को और आज को देखते हुए 23 तारीख को अभी सडनली डिसीजन लेना पड़ा इंडियन एम्बेसी को कि अभी फ़्लाइट्स टेम्परेरी कैंसिल कर दी जाएँ। तो उसको देखते हुए अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं आना क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो आपको ये वहाँ पे आपके जो दोस्त हैं या फ्रेंड हैं या जो मिलने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश दूंगा कि आप एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें और जो फर्दर नई गाइडलाइंस आती हैं उसको फॉलो करें आप। जी ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश झा, जो वहाँ की आप बीती घटना बता रहे थे कि वहाँ पे आखिर कैसा चल रहा है, क्या माहौल है। ललितपुर से प्राइम न्यूज के लिए रूपेश जैन। तो यूक्रेन संकट के बीच में पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।